नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल्स 30 अक्टूबर 1993 11:15 पर आपका जन्म हुआ। ये एक महिला की कुंडली है। जन्म का लगन धनु लगन है और जन्म की राशि मेष राशि है। ये धनु लगन है और चंद्रमा यहाँ मेष राशि में बैठा है। दोनों चीज़ें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लिए हुए हैं, वो इसलिए कि आपके लगन जो है वो धनु है और ये अग्नि तत्व राशि का लगन है। आपकी राशि मेष राशि है, ये भी अग्नि तत्व राशि की है। जब मन और शरीर दोनों में अग्नि तत्व लिए हुए होती है तो ये एनर्जी लेवल के लिए अच्छा होता है। व्यक्ति एनर्जेटिक होता है, व्यक्ति अपने काम को तल्लीनता से करता है, थकता नहीं है, हारता नहीं है किसी भी परिस्थिति से, उस हिसाब से बहुत अच्छा है। लेकिन टेम्पर लूज़ हो जाए तो किसी को छोड़ता भी नहीं है, वैसा भी ये एक कॉम्बिनेशन है। क्योंकि चंद्रमा जब मंगल की राशि में बैठे, केतु के नक्षत्र में हो, यानी अश्वनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। अश्वनी नक्षत्र मूलों का नक्षत्र कहलाता है। चंद्रमा मंगल की राशि में मंगल से दृष्ट है, यानी व्यक्ति के अंदर जो साहस खूब है, मेहनत कितनी करा लो, लेकिन अगर किसी ने गलती से छेड़ा तो समझ लीजिए, चाहे वो घर परिवार का हो या कोई भी हो, फिर मामला बिगड़ सकता है। थोड़ा सा लूज टेम्पर के कॉम्बिनेशन इस हॉरोस्कोप में आ गए। और नवांश कुंडली में भी चंद्रमा और मंगल द्वादश भाव में हैं। जब नवांश कुंडली में ये कॉम्बिनेशन सेम हो और चंद्रमा वहाँ भी पीड़ित मिले तो ये वैवाहिक जीवन के हिसाब से अच्छा नहीं है। क्योंकि गुस्सा अपनों पे, पड़ोसियों पे निकाला जा सकता है, लेकिन जब वैवाहिक जीवन की बात आती है और आपका गुस्सा वहाँ भी उसी प्रकार से बरकरार रहता है तो ये एक ख़राब कॉम्बिनेशंस कहलाता है। चलिए लगन की शुरुआत करते हैं। लगन धनु लगन अपने आप में बहुत बेहतर लगन, बृहस्पति का लगन है। लगन का मालिक एकादश भाव में, यानी लगन का लाभ से संबंध बन गया। यानी ये व्यक्ति जीवन में स्वयं के बल पर कुछ कर गुजरने में क्षमता रखता है। साथ में सूर्य है, सूर्य भाग्येश है। अगर ये भाग्य का साथ देने वाला कॉम्बिनेशन है तो यही कॉम्बिनेशन पिता का सहयोग दिलाने वाला भी कॉम्बिनेशन है। यहाँ सूर्य नीच के हैं और इन्होंने बृहस्पति को अस्त किया है। इसका मतलब है व्यक्ति जीवन में अपने कामों में इतना उलझा रहेगा कि कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स की चाह कर भी सेवा नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं साथ में बैठे हुए बुध की, जो दशम का मालिक है और सप्तम भाव का भी मालिक है, और मंगल जो कि पंचमेश है। अब मंगल, बुध, सूर्य और बृहस्पति ये सब मिलकर एक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं कुंडली के एकादश भाव में। कहते हैं 11वां घर एक सोर्स ऑफ इनकम को देने वाला हाउस होता है। यहाँ पर जो प्लैनेट जाता है वो बली हो जाता है, वो अपनी दशा काल में सोर्स ऑफ इनकम देता ही है। अब मंगल जो कि पंचम का मालिक है, शिक्षा के बल पर तरक्की, शिक्षा के बल पर अचीवमेंट, बुद्धि के बल पर अचीवमेंट, प्रोफेशन के बल पर अचीवमेंट, अपने भाग्य के बल पर अचीवमेंट, अपने घर वालों के सहयोग से व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है और स्वयं भी मेहनती होता है। क्योंकि बृहस्पति यहाँ चतुर्थेश भी है। इसका मतलब जीवन में ये कॉम्बिनेशन स्टेप बाय स्टेप तरक्की देगा। सुख साधन व्यक्ति अपने आप इकट्ठा करेगा, अपने बल पर प्रॉपर्टी करेगा, लेकिन ये कॉम्बिनेशन मदर की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो वो स्थिति भी यहाँ दिखाई दी है। कुंडली में 4 ग्रह तो बैठे एकादश भाव में, और एकादश का मालिक शुक्र दशम में बैठा है, जो कि यहाँ से राशि परिवर्तन कर रहा है। शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन, यानी कर्मेश और लाभेश का राशि परिवर्तन अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग होता है। तो 4 और 1 5 ग्रह का संबंध एकादश भाव से। चंद्रमा भी इसको देखता है, छठा ग्रह, और शनि भी। कुंडली के 7 मुख्य ग्रह सूर्य से लेकर शनि तक सब लाभ भाव को देख रहे हैं। यानी परिस्थिति कैसी भी हो, जीवन में जिस समय पैदा हुए हैं तब भी पैसा है, और जब दुनिया से जाएंगे जब भी अपने बल पर बहुत अधिक अच्छी खासी संपत्ति खड़ी करके जाएंगे। क्योंकि 11th हाउस गेन का होता है, और गेन से आप समझ सकते हैं लाइफ गेन की तरफ चल रही है। यानी ऐसे कह सकते हैं कि ये बच्चे भाग्यशाली होते हैं। जब फादर के यहाँ पैदा होते हैं तो कहीं ना कहीं पिताजी इनके भाग्य से तरक्की करता है। जहाँ ये व्यक्ति जाता है वो घर तरक्की करता है, ये खुद तो तरक्की करते हैं ही हैं। शुक्र इस कुंडली में छठे घर का मालिक होकर प्रोफेशन के भाव में। छठा घर ज्योतिष शास्त्र में रोग, ऋण, रिपू के लिए जाना जाता है, और आपका तो प्रोफेशन ही रोग वाला है, मेडिकल का प्रोफेशन है। ये कॉम्बिनेशन मेडिकल के प्रोफेशन में अच्छा लगता है। ये कॉम्बिनेशन टैक्स के
यानी सीए अगर हो तो उसके कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। ये कॉम्बिनेशन वकालत के क्षेत्र में भी बढ़िया होता है। सबसे अच्छी बात होती है जब छठे का मालिक दशम से कनेक्शन हो तो व्यक्ति अपने जीवन में जी तोड़ मेहनत करने वाला होता है। साथ ही साथ ऐसा भी देखा गया है कि किसी भी परिस्थिति हो, लोग ये व्यक्ति समझते नहीं है कि ये स्टाफ है, ये नौकर है, मुझे इसके साथ नहीं, बस अगर उनको काम दिख गया तो उसको कहेंगे तू हट मैं करता हूँ, उसके साथ लग जाते हैं। अब शनि की बात करें, शनि को नियम और कानून का पक्का ग्रह कहा गया। जब ये सेकंड हाउस में होता है तो व्यक्ति अनुशासन प्रिय होता है, अपने नियम बनाता है, उन पर खरा भी उतरता है और लोगों के ऊपर उसको थोपने के लिए भी तैयार रहता है कि जैसा मैं अप्लाई कर रहा हूँ तुम वैसा भी करो। ये थोड़ा सा नकारात्मक है। शनि जब सेकंड हाउस में हो और मंगल भी उसको देख ले तो व्यक्ति का जो स्वभाव है या वाणी है वो थोड़ी ब्लंट होती है, यानी जो आता है मन में वो साफ साफ कह देता है, बात को गोल गोल घुमाने की इच्छा उसकी नहीं होती है। तो इसको स्वभाव में अच्छा भी हम कह सकते हैं, लेकिन कहीं स्थितियों में ये स्थिति अच्छी नहीं कहलाई जाती है। तो ओवरऑल कुंडली के प्लैनेट्स की पोजीशन बहुत सुंदर, अपने आप में बहुत बेहतर। और आपने कुछ सवाल भी दिए हैं और इनके बताया भी है कि वो मेडिकल से रिलेटेड हैं, डॉक्टर हैं। चलिए, कुंडली में सबसे कमज़ोर प्लैनेट जो मुझे लगा वो लगा चंद्रमा। चंद्रमा जब अकेला हो, अकेला का मतलब है इसके आसपास कोई ग्रह नहीं है, एक अशुभ ग्रह है केतु, और उसके ऊपर मंगल का प्रभाव भी है और अग्नि तत्व राशि में है। आपको अपने टेम्पर को संभाल के रखना होगा, बस टेम्पर को संभाल के रखें, जल्दबाजी से बचें, बोलने से पहले सोचें, क्रोध से बचें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप मांगलिक भी नहीं हैं, कुंडली में कोई पितृदोष कालसर्प आदि भी नहीं है। सूर्य की महादशा इस बच्चे को चल रही है। 9th लॉर्ड सूर्य, प्लेसमेंट 11th हाउस। भाग्य का मालिक जब एकादश में बैठे तो इसका मतलब यह है कि सूर्य की दशा में सोर्स ऑफ इनकम दिखता है कि हाँ, सूर्य की दशा सक्षम है सोर्स ऑफ इनकम देने में। अब यही सूर्य को कर्म कुंडली में देख लेता हूँ। ये कर्म फल है। कर्म फल में सूर्य एकादश भाव में शनि की राशि में 12वें घर में बैठा है, छठे का मालिक होकर। इसका मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति जिस जन्म स्थान पर पैदा हुआ वहाँ से कहीं दूर जाकर कुछ ना कुछ काम कर रहा है। इसको कहते हैं दूर जाकर करना, दूर जाकर पढ़ाई हो रही है, दूर जाके काम हो रहा है, दूर जाके कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैसा कुछ यहाँ दिखता है। सूर्य एक ऐसा प्लेनेट है जो अभी अगस्त 2021 तक चलेगा। नवांश कुंडली में सूर्य बैठा हुआ है 7th हाउस में। सेकंड लॉर्ड शनि की राशि में बैठा है, उसकी दशा चल रही है। ऐसे समय में व्यक्ति को शादी नहीं करनी चाहिए। ये शादी नहीं करने की मैं आपको सलाह यहाँ इसलिए देता हूँ क्योंकि सूर्य यहाँ फलीभूत नहीं है शादी के लिए। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये कुंडली शादी के मामले में थोड़ी सी कमज़ोर है। पहला तो शादी कराने में कमज़ोर है, दूसरा शादी अगर हो जाएगी तो उसके बाद मैरिड लाइफ वाइज कमज़ोर है। वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊँगा क्या है, क्योंकि सूर्य की दशा से निकल के मैं चंद्रमा की दशा पर फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी अगस्त 21 में सूर्य ख़त्म हो जाएगी। बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा 17 अगस्त 21 से शुरू होगा। अभी सूर्य में केतु 17 अगस्त पे ख़त्म हो जाएगा, फिर आएगा सूर्य में शुक्र। शुक्र अष्टमेश है और यहाँ षष्टेश है, दोनों जगह कर्म भाव में है। ऐसे समय में कभी कभी होता है व्यक्ति अगर कोई नौकरी कर रहा होता है, या तो उसकी नौकरी चली जाती है या वह नौकरी खुद छोड़ के आ जाता है। यानी अनईजीनेस इन प्रोफेशनल लाइफ आपको 17 अगस्त 20 से 17 अगस्त 21 तक झेलनी होगी। उसके बाद आएगी चंद्र की दशा। चंद्र अष्टमेश होके पंचम में, प्लेसमेंट अच्छी है, जहाँ का मालिक है वो खराब है। 5वां घर शिक्षा बुद्धि के लिए जाना जाता है। मेष राशि में है, मंगल की राशि में, मंगल से दृष्ट। आपको अपने टेम्पर को संभाल के रखना होगा, जल्दी जल्दी से क्रोधित नहीं होना है, बिखरना नहीं है। अब इस चंद्रमा को देख रहा है बृहस्पति, सूर्य और बुध, यानी चंद्रमा की दशा में बहुत अच्छी प्रोफेशनल लाइफ साफ तौर पर झलक रही है। यही चंद्रमा दशमांश कुंडली में पंचम भाव में बैठा है, बुध और मंगल के साथ बैठा है। इसका मतलब, और इसको बृहस्पति भी देख रहा है नवी दृष्टि से। ये वो एक कॉम्बिनेशन है कि अगर ऐसे समय में व्यक्ति नौकरी छोड़कर प्रोफेशनल लाइफ में एंट्री करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है।
निसंदेह कर सकता है। यानी ये हॉरोस्कोप अब मैं कह सकता हूँ अगर आप एज ए प्रैक्टिस अपने जीवन में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है अगस्त 21 यानी 2021 के बाद, क्योंकि पूरी चंद्रमा की दशा को मैं यहाँ फोकस कर चुका। अब ये चंद्रमा नेगेटिव कहाँ है? एक तो मेंटली तौर पे थोड़ा नेगेटिव है। नवांश कुंडली जो कि वैवाहिक जीवन के लिए देखी जाती है, चंद्रमा द्वादश भाव में द्वादशेश बुध के साथ, योग कारक मंगल के साथ और पंचसप्त में शनि से दृष्ट। अब ऐसे समय में ये तो बात एक पक्की है कि शादी किसी से भी हो। जब तक ये चंद्र की दशा चलेगी तब तक इनको मैरिड लाइफ वाइज समस्याएं आएंगी। शादी होने में भी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं और शादी के बाद भी हस्बैंड से कोई अच्छे रिलेशन नहीं दिखते। उसके लिए कुंडली मिलान का सहारा लेना आपको बहुत ज़रूरी है कि जो नेगेटिव फैक्टर्स इनके चार्ट में दिखे हैं वो हस्बैंड के चार्ट में अगर नहीं होंगे तो ही लाइफ चलेगी, अदरवाइज़ गुण मिलान के चक्कर में मत पड़ना। जब चंद्रमा द्वादश में बैठा, मंगल भी साथ में, बुध में शनि भी था, तो इसमें दो चीज़ आती हैं। पहला, शादी कराने में किसी नज़दीकी व्यक्ति विशेष का हाथ। दूसरा, शादी जानकारी में हो सकती है। तीसरा, शादी लड़की किसी लड़के को पसंद करती हो उससे हो सकती है। इसी प्रकार के कॉम्बिनेशंस मुझे ज़्यादा मजबूत दिखाई देते हैं। अगर ऐसा कुछ भी है तो आप निसंदेह इस चीज़ में लग जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो विवाह होना है वो इसी प्रकार का विवाह होना है। जैसे मैंने 3 कैटेगरी आपको बताई है। आप घर परिवार को पहले से जानते हो, कोई नज़दीकी रिश्तेदार रिश्ता लेके आ जाए कि ये रिश्ता है, या लड़की पहले किसी को जानती हो, क्योंकि शादी तो चंद्रमा की दशा में आगे होगी। चंद्रमा लग्नेश है लेकिन 12वें में बैठा है। इसमें क्या होता है, रिश्ता आया चला गया, पसंद नहीं आया, फिर दूसरा आया, फिर चला गया, तीसरा, ऐसे करते 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 स्थितियाँ आगे चलती हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसमें देखभाल के अपना डिसीजंस लें, क्योंकि शादी की जो दशा है अभी चंद्रमा में उसके बाद आएगी आपको मंगल के बाद आएगी आपको राहु। एक तो आपके पास अगस्त 21 से दिसंबर 2022 तक का बहुत सुंदर मौका है, 1.5 वर्ष का। या तो आप वो बना लीजिए, नहीं तो फिर इनकी शादी और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगी, फिर 2026-27 में शादी पहुंच जाएगी, क्योंकि शादी में डिले कराने वाले कॉम्बिनेशन उपलब्ध हैं। रेमेडी मैं बता दूंगा, उनको ये कर लेंगी तो लाभ इनको मिल जाएगा। What about marriage? Last 3 years we are looking but not getting proper candidates. So when exactly will happen? And being a doctor, I am looking for doctor preferably. देखिए, अगर आप एज ए डॉक्टर ही देख रही हैं कुछ, तो उसके लिए मैंने आपको कॉम्बिनेशन बता दिया। ये सिर्फ आप अपने आप स्वयं ही ढूंढ सकती हैं, अदरवाइज़ तो आपको डॉक्टर मिलने वाला नहीं है। शादी के योग बता दिए मैंने आपको, क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्यों डिले हो रहा है, वो भी मैंने आपको कॉम्बिनेशन इसमें बता दिए, शादी का योग भी बता दिया, और रेमेडी भी बताऊंगा, वो करनी ही पड़ेंगी। करियर ग्रोथ इन फ्यूचर, जॉब इन प्राइवेट हॉस्पिटल, एकेडमिक और ऑन हॉस्पिटल, खुद का हॉस्पिटल बनेगा और जॉब ही करना पड़ेगा। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि आप चाहें तो 2021 के बाद सेल्फ प्रैक्टिस अपनी करनी शुरू कर सकती हैं। ये निश्चित बात है, अगर ये व्यक्ति सेल्फ प्रैक्टिस में गया तो चंद्रमा की दशा तो निकल जाने दो, उसके बाद आएगी मंगल 2031, वहाँ से जीवन की नींव डलेगी। छोटा क्लिनिक बड़ा हो जाएगा, बड़ा क्लिनिक अस्पताल में बदलेगा, और अच्छा क्यों, मैंने शुरू में ही बता दिया कि ये एक गेंस की हॉरोस्कोप है। ऐसा व्यक्ति स्वयं के बल पर बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है और बड़ा हॉस्पिटल भी बना सकता है। वेयर टू सेटल, इधर इंडिया और फॉरेन, और इन विच कंट्री। सेटल होने के लिए इंडिया बेटर रहेगा या बाहर का देश। इफ़ फॉरेन देन विच कंट्री रीजन इज़ बेटर। कॉम्बिनेशन वाइज देखें, जितनी भी दशा आपको आगे आ रही हैं, मेरे हिसाब से सेटलमेंट जो है आपके घर से, जन्म स्थल से दूर दिखता है, लेकिन आउट ऑफ इंडिया नहीं दिखाई देता। शेयर मार्केट, स्टॉक में पैसा बनेगा और दूसरा कोई बिजनेस से पैसा बनेगा। देखिए, जब गेंस में प्लैनेट सारे बैठे हुए होते हैं तो व्यक्ति अगर कहीं पैसा लगा भी जाता है ना, तो उसका पैसा डूबता नहीं है, वो पैसा आ ही जाता है किसी न किसी तरीके। चाहे आप शेयर में लगा लो, म्यूचुअल फंड में लगा लो, कहीं पॉलिसी में लगा लो, कोई छोटे मोटे प्लान में लगा लो, चाहे डेली इन्वेस्टमेंट कर लो, चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर लो, सब आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आप मुझसे अदर प्रोफेशन के बारे में पूछें तो मैं आपको मना ही करूँगा। आप अपने ही प्रोफेशन में ध्यान दें। आज आपको ऐसा लग रहा है, भविष्य में आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी।
हस्बैंड उनकी फैमिली की तरफ से कैसा सुख रहेगा, देखिए हस्बैंड के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इतना ससुराल पक्ष से हॉरोस्कोप्स का नहीं पता लगता है, लेकिन हाँ हस्बैंड्स कोई भी हो, चाहे लव वाला हो चाहे अरेंज वाली मैरिज हो, प्रॉब्लम्स तो आपको फेस करनी पड़ेगी, बाकी उसकी हॉरोस्कोप पर डिपेंड करता है। बच्चों का सुख आपको निश्चित रहेगा। संतान प्राप्ति के योग अवश्य हैं, लेकिन संतान भी यहाँ तकलीफ सही दिखाई देती है, क्योंकि सप्तांश कुंडली में भी सूर्य केतु का शनि का योग द्वादश भाव में बनता है। संतान हो जरूर जाएगी। मेरा भाग्योदय कब से होगा? मेरे हिसाब से 2021 से के बाद से भाग्योदय की स्टार्टिंग शुरू होगी और स्टेप बाय स्टेप आप प्रगति पथ पर चलते ही चले जाएंगे, क्योंकि मैं चंद्रमा की दशा को एक नींव रखने की दशा कहूँगा, और मंगल 31 से 38 जो होगा आपके जीवन में, वो आपको बहुत बढ़िया राइज कराएगा जीवन में। कैन हेल्प टू पेरेंट्स इन दियर ओल्ड एज। देखिए वो चीज़ मैंने आपको बताई भी थी कि माँ बाप को आप पूर्णतः सपोर्ट तो करते हैं, सब तरीके से ठीक है, लेकिन आप उनका साथ रहकर सहयोग शायद पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे। हाँ, साथ आपका जीवन भर उनसे अच्छा खासा बना रहेगा, अच्छे खासे रिलेशन भी बने रहेंगे। चलिए, ओवरऑल सभी सवालों के जवाब मैंने दिए, आपको दशाओं के बारे में भी बताया। अब रेमेडी बहुत ज़्यादा मस्ट है, उसके बारे में सुनिएगा। सबसे पहले आप अपने मन को शांत रखिए, उसके लिए रुद्राष्टकम का पाठ करिए। स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक डॉक्टर के लिए, उससे अच्छी बात मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ। आप खुद लोगों से कहते होंगे कि स्वस्थ रहिए, तो एक डॉक्टर को भी स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, मेंटली भी फिजिकली भी। तो उसके लिए आप योगा, जिम, जो भी कर सकते हैं, मेडिटेशन, वो आप खुद समझदार है इस बारे में। लेकिन मैं शास्त्रोक्त बात करूं तो सबसे पहले रुद्राष्टकम का पाठ रोजाना करें, भगवान शिव का बहुत सुंदर स्तोत्र, एक बात। दूसरा, मैरिज के लिए अभी सावन मास चल रहे हैं, बहुत अच्छा समय चल रहा है। एक मंत्र मैं आपको बताता हूँ, इसको आप गूगल से सर्च कर लेना। हे गौरी शंकर अर्धरांगी यथा सुम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणम कांत कांताम सुदूरलभाम। ये मंत्र है, गूगल पे डालोगे सामने मिल जाएगा। कल है शिवरात्रि, शिवरात्रि को सुबह भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करते हुए आप इस मंत्र को जपना शुरू करें कि मैं आज के दिन से, पहले आप ये बोलिएगा कि मैं आज के दिन से अपने विवाह की सहकुशलता के लिए, अपना विवाह कराने के लिए, वैवाहिक जीवन अच्छा होने के लिए मैं माता पार्वती के इस मंत्र का जाप करने जा रही हूँ। माता पार्वती मुझे अच्छा वर प्रदान करें, और इस मंत्र की रुद्राक्ष की माला से 3 माला रोजाना करनी होंगी। ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 3 माला आपको इस मंत्र की अवश्य करनी है, और तब तक करनी है जब तक आपकी शादी ना हो जाए। तीसरी चीज़, आपको एक पुखराज रतन सीधे हाथ में, श्रीलंकन पुखराज अवश्य धारण करना होगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अच्छा खासा श्रीलंकन पुखराज आपको यहाँ कम से कम 6.25 रत्ती का सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में पहनना होगा। ये आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा है, ये आपकी हेल्थ, वेल्थ, प्रोफेशन सभी पे ओवरऑल काम करेगा। तो आपको चाहिए तो मुझसे प्रोवाइड मैं आपको करा सकता हूँ। तो रुद्राष्टकम का पाठ और 3 माला इसकी, बस, और कोई ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करनी है। बाकी जितना मेडिटेशन करोगे उतना ज़्यादा शांत आप रहेंगे। नमस्कार।